रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज स्मार्ट शमी लेक्चर बॉटनी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे दैट वाज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स तक जो है वो पढ़ लिया था। हमने जो स्टार्ट करना था दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा दूं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स हमने पढ़ा था कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं और प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं। फिर हमने कहा था कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर शुरू में बनता है दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। फॉर मोर स्टेबिलिटी इट कन्वर्ट इनटू द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फॉर द complex configuration it convert into the quaternary structure. Now we have classification of protein. तो प्रोटीन्स को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर और उनकी डाइवर्सिटी के हिसाब से, मतलब इनके जो फंक्शन हैं उनमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके स्ट्रक्चर जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, इस वजह से प्रोटीन को क्लासीफाई करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रोटीन को उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज़ फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन अगर हम देखें तो वो कहते हैं दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स, यानी ये इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, लेकिन फिब्रिल्स की शक्ल में, धागों की शक्ल में। तो अगर हम फिब्रिल्स की अरेंजमेंट देखें तो एक धागे की शक्ल के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता था। हमने देखा था कि जी हेलिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं, बीटा शीट्स जो होती हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आती हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम, दे आर इनसोल्युबल इन एक्वस मीडिया, पानी में हल नहीं हो सकते या पानी के किसी भी सोल्यूशन में हल नहीं हो सकते। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, एंड आर इलास्टिक इन नेचर। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म में सेल में प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि सिल्क वॉर्म में और स्पाइडर वेब में, जो आप मकड़ी का जाल देखते हैं उसमें जो जाल होता है दैट इज़ सिल्क फाइबर, तो ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और मसल सेल में हमारे जो मसल्स हैं उसमें मायोसिन जो है वो प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन है। हमारा जो ब्लड है जिसमें खून को जमाने का काम करने वाली प्रोटीन्स हैं, फिब्रिन प्रोटीन्स, वो फिब्रिल प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे नेल्स और हेयर्स में जो केराटिन है दैट इज़ फिब्रस प्रोटीन। सेकेंड जो प्रोटीन है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर स्फेरिकल और एलिप्सोडियल ड्यू टू द मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारी फोल्डिंग हो जाती है। फोल्डिंग होने के बाद जो बनता है दैट इज़ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो हम देख सकते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें आ जाता है। दे आर सोल्यूबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्ट सोल्यूशन, यानी एक्वस मीडिया प्योर वाटर में नहीं, पानी के सोल्यूशंस में हल हो जाते हैं। जैसे पानी का सोल्यूशन बना हुआ है सॉल्ट के साथ, ये उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। पानी का सोल्यूशन बना हुआ है एसिड बेस या अल्कोहल के साथ, ये उसमें चले जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, उनकी प्रॉपर शक्ल बन सकती है। दे डिसऑर्गेनाइज विद चेंज इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो उनकी जो क्रिस्टलाइन शेप है वो डिसऑर्गेनाइज यानी ख़राब हो सकती है। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम्स की, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आरएनए एंड डीएनए आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले 1869 में एफ मिस्चर ने पस सेल के न्यूक्लियाई में से डिस्कवर किया था। तो क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर से निकले थे इसलिए उनको न्यूक्लिक, और उनकी जो नेचर थी एसिडिक थी, इसलिए उनको एसिड का नाम दिया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को कंप्लीट कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए अगर हम देखें तो वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं, एंड इन मच एंड लेस अमाउंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियस बात है कि हम कहते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनका अपना डीएनए मौजूद होता है, और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, उसके अंदर आरएनए मौजूद है, और राइबोसोम्स में आरएनए मौजूद है, साइटोसोल में आरएनए मौजूद है, और इन स्मॉल अमाउंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल। अच्छा, यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दिखाई हुई है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड अगर आप देखें तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक शुगर जो कि यहाँ पर राइबोस शुगर है, और साथ कोई बेस लगी हुई होती है, यहाँ पर एडेनिन लगाई हुई है,
और 7 फॉस्फेट जो हैं वो लगे हुए होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड है, और ATP जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला न्यूक्लियोटाइड है। ये ATP का मॉलिक्यूल बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं एंड दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसे अभी इस तरह से, जैसे हमने कहा था ना कि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, तो इसी तरह से ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, प्रोटीन बन जाते हैं। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये आपस में मिलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए, और ये मिल जाते हैं हमें न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल के कंबाइन करने से आपको DNA और RNA के जो है मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ओके, तो DNA इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वाइल RNA इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो RNA का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो 5 कार्बन शुगर है वहाँ पर OH मौजूद होता है। यानी कौन सी पोजीशन है, मैं आपको दिखाती हूँ पोजीशन इसमें। यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह से, ये देखें यहाँ पर OH प्रॉपर जो है वो मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है ना DNA का, उसके अंदर यहाँ पर ना ये ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी एक ऑक्सीजन जो है वो कम है। बाकी जो RNA का मॉलिक्यूल होता है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसलिए आप इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते होते हो। बाकी अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसकी 5 कार्बन मतलब एक शुगर होती है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कार्बन को 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन शुगर है, और जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस है, ये आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस आ गई। नाइट्रोजनस बेस जो है कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, और ये जो है कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 तरह की होती हैं, सिंगल रिंग्ड और डबल रिंग्ड। सिंगल रिंग के अंदर आप देखें तो पैरामिडीन्स आ जाती हैं, और डबल रिंग के अंदर अगर आप देखें तो फ्यूरीन्स आ जाती हैं। पैरामिडीन्स के अंदर हमारे पास साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरासिल है, और फ्यूरीन्स में एडेनिन है, गवानीन है। Phosphoric acid has ability to develop ester linkage with OH group of phosphate sugar। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टर बॉन्ड आप किसे कहते हैं। ईस्टर बॉन्ड आपने कहा था कि दरमियान में ऑक्सीजन हो, यहाँ पर भी R हो और यहाँ पर भी R हो, ये ईस्टर बॉन्ड होता है। अगर आप देखें ये दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है, इसको भी अगर आप एक R ग्रुप मान लें, इसको भी अगर आप एक R ग्रुप मान लें तो ये ईस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है फॉस्फेट की शक्ल में ईस्टर बॉन्ड के साथ यहाँ पर अटैच हुआ होता है। फॉस्फोरिक एसिड जो है ईस्टर बॉन्ड के साथ मिल गया। इन टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू पोजीशन 1 ऑफ पेंटोज शुगर एंड with while phosphoric acid is attached with the carbon 5 of pentose sugar। तो ये खैर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि किस तरह से इसमें अरेंजमेंट हुई हुई है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक ATP के मॉलिक्यूल की कंपोजिशन आपको नीचे दिखाई हुई है। किस तरह से ATP बनती है। ATP के अंदर अगर आप देखें तो एक राइबोस शुगर है, एक एडेनिन है और 3 फॉस्फेट हैं, 1 2 3 फॉस्फेट हैं। ये आपके पास आ गई, यहाँ से देखेंगे ATP। अगर इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाए तो पीछे बच गई 2 फॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ADP बन गया। अगर ये भी निकल जाए, पीछे बच गया एक फॉस्फेट, ये बन गया मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से हमारे पास ATP का जो मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट करता है। द कंपाउंड फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, राइबोस शुगर भी मौजूद होती है और नाइट्रोजन स्पेस भी मौजूद होती है और फॉस्फेट भी लगी हुई होती है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है वो नहीं होता, यानी बेस और होती है और पेंटोज शुगर होती है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, वो न्यूक्लियोसाइड होती है, उसकी एक साइड जो है वो खाली होती है। न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA कंटेन्स राइबोस शुगर वेयर शुगर इन ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA। डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये ऊपर भी बता दिया कि उसमें एक ऑक्सीजन कम होती है। ATP हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है और इसको हम एक एनर्जी करेंसी का नाम भी देते होते हैं। तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।